हेलो। कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी। कल हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दे के गया था। ठीक है, और जब हम फूड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें फादर ज़रूर याद आना चाहिए, है ना। ल्यूवेनहॉक इसका फादर था माइक्रोबायोलॉजी का। फर्स्ट टाइम उसने बैक्टीरिया को देखा था। ठीक है, परंतु नाम बैक्टीरिया एहरनबर्ग साइंटिस्ट ने दिया था, नाम नहीं दिया था। और जो एवी ल्यूवेनहॉक है उसने नाम एनिमल कूले दिया था। सही बात है, पक्की है। हाँ, तो फिर हमने कहा कि आर एच व्हाइटेकर आया, उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, तो सबसे पहला जो किंगडम दिया गया था मोनेरा था, जिसमें सर्वाधिक बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोब्स आते हैं। और हमारा दूसरा स्पेसिफिक टारगेट रहेगा फंजाई किंगडम पर, जिसमें 2 प्रकार के जीव है, यानी कि एक तो मोल्ड है और दूसरा यीस्ट है। यीस्ट का नाम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है और मोल्ड जो हानिकारक होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये बातें थी हमारी। और फिर मैंने बताया बैक्टीरिया, हमने टॉपिक स्टार्ट किया, जनरल बातें की उसके बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था। एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आप भी ऐसे रिवाइज करें कि आपको कितना याद है। अगर आप ऐसे बोल पाते हैं इसका मतलब आपको भी वो चीज़ें याद है। तो मैंने कहा था कि बैक्टीरिया की 3 परतें होती है। सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर वाली सेल वॉल है और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो मैं पोर्शन रिवाइज करवा रहा हूँ, ये हो सकता है कि फूड माइक्रोबायोलॉजी में आपसे क्वेश्चन ना पूछे, परंतु बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है वहाँ से गारंटी है कि पूछ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़े चाहे वहाँ पढ़े, बात एक ही है, आपको तो सब कुछ पढ़ना है, बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है, ऑफिसर लेवल की है, तो हमें रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि बैक्टीरिया के सबसे बाहर वाली लेयर ग्लाइकोकेलिक्स है, ये लूज हो सकती है तो हम इसे स्लाइम लेयर कहेंगे। अगर ये टाइट और टफ यानी कि कठोर है तो उसे कैप्सूल कहते हैं। जो बैक्टीरिया कैप्सूल रखते हैं वो रोगजनक होते हैं, वो प्राय रोगजनक होते हैं। फिर मैंने कहा कि बैक्टीरिया को चलने के लिए फ्लैजिला होता है इनके पास, और एक फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, यानी कि एक तो बेसल भाग, आधारीय भाग, दूसरा हुक और तीसरा तंतु यानी कि फिलामेंट है। फिलामेंट फ्लैजिला का सबसे लंबा भाग है। फिर मैंने बताया कि बैक्टीरिया के पास चिपकने के लिए फिम्ब्राई यानी कि झालर नाम की एक संरचना होती है। और उसके बाद बताया कि इनमें कॉन्जुगेशन यानी कि बैक्टीरिया में संयुग्मन पाया जाता है। संयुग्मन समझे कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर संयुग्मन यानी कि कॉन्जुगेशन कहलाता है। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। फ्लैजिला, फिम्ब्री और पिलाई तीनों पृष्ठीय संरचना है। उसके बाद मैंने कहा कि बैक्टीरिया का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। यही बैक्टीरिया का मेन डीएनए है। न्यूक्लियर आवरण नहीं होने की वजह से इसे जिनोफोर या कि न्यूक्लियोइड कहा था। फिर मैंने कहा कि बैक्टीरिया का डीएनए, अगर आपसे पूछे कि बैक्टीरिया का डीएनए कैसा है, हम कहेंगे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। और 70s राइबोसोम पाया जाता है, और ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और उसके बाद में बताया था क्रोमेटोफोर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंतर्वलन जिसके पास वर्णक पाए जाते हैं उसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। और क्रोमेटोफोर बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कि बीजीए हो गया, जिसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया होता है। फिर मैंने कहा कि इनमें भोजन संचय के लिए इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती है, अंतर्विशिष्ट पिंड कहते हैं। क्या कहते हो? अंतर्विशिष्ट पिंड कहते हैं बैक्टीरिया में जो भोजन संचित करते हैं। फिर मैंने कहा था कि बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंतर्वलन यानी कि साइटोप्लाज्म की और अंतर्वलन मीजोसोम कहलाते हैं। और मीजोसोम यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया हमारे में करता है, यानी कि रेस्पिरेशन में, एनर्जी प्रोडक्शन में, है ना, वायवीय श्वसन में हेल्प करता है, उसी प्रकार से बैक्टीरिया में मीजोसोम काम करता है। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन का काम भी बैक्टीरिया में मीजोसोम ही करता है। और बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन 18 मिनट में कंप्लीट हो जाता है।
श्वसन के साथ साथ एनर्जी प्रोडक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन और स्रावण में भी मीजोसोम हेल्प करता है। और बैक्टीरिया के पास, कुछ बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। ये मैंने बैक्टीरिया के संरचना के बारे में बताया आपको, और मैंने बैक्टीरिया की शेप भी बताई थी कि जो सबसे मोस्ट कॉमन शेप है वो बेसिलस है। कोकस भी होता है बैक्टीरिया, कोकस का मतलब गोल है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस है, वो गोल गोल बैक्टीरिया, उनकी आकृति, उनकी शेप गोल होती है। कुछ कोमा शेप के होते हैं जैसे विब्रियो हो गया, कुछ स्पाइरल होते हैं। तो ये बैक्टीरिया की जनरल शेप है। मोस्ट कॉमन शेप ऑफ द बैक्टीरिया इज रोड शेप, छड़ाकार, यानी कि उसका बेस्ट एग्जांपल बेसिलस है, यानी कि दही वाले बैक्टीरिया या फिर दही बनाने वाले बैक्टीरिया है। और ध्यान रखें कि जब दही बनता है तो उसमें एक विटामिन की वृद्धि हो जाती है, और उस विटामिन को कहते हैं विटामिन B12। क्या बोलते हो? विटामिन B12 कहते हैं। तो बैक्टीरिया हमारा कल कंप्लीट हो गया था। हमारी मेन हेडिंग थी संरचनात्मक अध्ययन, है ना, सूक्ष्म जीवों की संरचना और बाह्य आकारिकी की बात कर रहे थे। तो आज हम दूसरा माइक्रोब्स लेके आए हैं, दूसरा माइक्रोब्स, ठीक है, उसके मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यानी कि कवकों की। कवक बोले तो बच्चों फंजाई, क्या कहते हो? फंजाई। फंजाई की बाह्य आकारिकी एवं संरचना की बात करेंगे कि फंजाई कैसी दिखती है हमें। ठीक है, तो बात करते हैं फंजाई के बारे में। फंजाई बोले तो कवक है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप सब। अब देखिएगा कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। सबसे पहले कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कहलाता है। और माइकोलॉजी का इंडियन फादर, भारतीय जनक, इंडियन फादर बटलर है। कौन है प्यारे बच्चों? बटलर है, साइंटिस्ट बटलर है। इंडिया में माइकोलॉजी का फादर बटलर है, जबकि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। हम कह रहे हैं कवक, क्या बोल रहे हैं? कवक। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया है, यानी कि हम बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, ठीक है, जनरल बातें कर चुके हैं। आज हम फंजाई की जनरल बातें करने वाले हैं। तो मैंने कहा फंजाई है, ये कैसा है? मैंने कहा विषम पोषी जीव है। विषम पोषी जीव है। विषम पोषी जीव यानी कि हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। हम भी तो विषम पोषी जीव हैं, हम भी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, तो उसे विषम पोषी कहते हैं, यानी कि हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं उसे। क्यों कहते हैं? क्योंकि फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। हम भी विषम पोषी हैं। मैंने कहा कि कवकों यानी कि फंजाई, कवकों का भोजन संचय किस रूप में होता है? भोजन संचय किस रूप में होता है? तो ध्यान देंगे, ग्लाइकोजन है। क्या है बच्चों? ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन ऑप्शन में ना हो तो हम कह देंगे वसा है, यानी कि फैट है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? ग्लाइकोजन है। जंतुओं में भी भोजन संचय ग्लाइकोजन ही है, यानी कि हमारे में, हम जंतु हैं, एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। जंतु कहने का मतलब मैं टारगेट कर रहा हूँ आर्थ्रोपोडा किंगडम को, सॉरी फाइलम को, ठीक है। ग्लाइकोजन है, उनमें भोजन संचय ग्लाइकोजन है, फंजाई में भी ग्लाइकोजन है। तो बताओ कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? हम कहेंगे बच्चों काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और ये काइटिन नाग का पॉलीमर है, यानी कि बहुलक है, नाग का बहुलक है। ये किसका बहुलक है प्यारे बच्चों? नाग का। NAG किसका है? NAG है, नाग का बहुलक है। ये बहुलक है पॉलीमर ऑफ नाग। किसका है? नाग का है। और नाग की फुल फॉर्म क्या है? N-एसिटाइल
एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का बहुलक है। जैसे हम कहते हैं कि प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है, फैट फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल का बहुलक है, उसी प्रकार से नाग यानी कि किसका बहुलक है, ये काइटिन का बहुलक है, काइटिन का। तो मैंने कहा कि काइटिन का बहुलक है, ठीक है, वो नाग है, ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। वर्णक अनुपस्थित है कवकों में, वर्णक अनुपस्थित है कवकों में, यानी कि क्लोरोफिल ए बी सी, ये क्लोरोफिल ए कहो, बी कहो, सी कह सकते हो, और क्या कह सकते हैं, कैरोटीनोइड, कैरोटीनोइड, या फिर हम कह सकते हैं जेंतोफिल, ये सभी की सभी फंजाई में अनुपस्थित है, ये फंजाई में नहीं पाए जाते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है फंजाई। हमने देखा कि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी बटलर है बच्चों, कौन है, बटलर है। कवक अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, वो भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। तो मैंने कहा कि वो हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। कवकों का भोजन संचय ग्लाइकोजन है और जंतुओं का भी ग्लाइकोजन है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, परंतु जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, एब्सेंट होती है। ये काइटिन नाग का पॉलीमर है। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रोटीन किसका, प्रोटीन लिखा पार्ट नहीं है, ये प्रोटीन किसका पॉलीमर है, अमीनो अम्लों का है, अमीनो एसिड का बहुलक है। और उसी प्रकार से फैट किसका है, मैंने कहा फैटी एसिड का है, फैटी एसिड यानी कि ग्लाइसरॉल का है। और आप कार्बोहाइड्रेट तो जानते ही हो, ठीक है, मोनोमर से मिलके बना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है आपको। हमारे शरीर में भी 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिनमें से 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। ये जनरल इंट्रोडक्शन है। और देखिएगा आगे फंजाई। अब देखो फंजाई विश्वव्यापी है। फंजाई, फंजाई क्या है बच्चों, विश्वव्यापी है, हर जगह पाई जाती है, विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन है, कॉस्मोपॉलिटन है यानी कि विश्वव्यापी है। अब विश्वव्यापी कैसे है, यानी कि फंजाई है, इनका बहुत सी चीज़ों में योगदान है। जैसे मैंने कहा कि संतरे का सड़ना, संतरे का सड़ना वो फंजाई के कारण होता है मैक्सिमम, ठीक है। फ्रूट्स को सड़ाने के पीछे सबसे ज़्यादा रोल किसका है, फंजाई का है। फंजाई के दो ग्रुप पढ़ेंगे हम, एक तो मॉड्यूल पढ़ेंगे, सॉरी मोल्ड पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे यीस्ट पढ़ेंगे। मोल्ड बोला है, मोल्ड, ठीक है। संतरे का सड़ना हो गया, ठीक है। आपने कभी देखा है क्या, कभी रोटी टिफिन में 2-3 दिन के लिए पैक रह जाए तो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक या ब्राउनिश ब्राउनिश जाल सा बन जाता है, धागा सा बन जाता है, वो राइजोपस फंजाई है। वो क्या है, राइजोपस फंजाई है। दूसरा मैंने कहा कि मशरूम जिसे हम खा सकते हैं, मशरूम भी फंजाई है। मशरूम इडेबल है, खाने योग्य है, हम इसे खा सकते हैं, खाने योग्य फंजाई है, ये इडेबल है, डेलीशियस है। सॉरी, दूसरा मैंने कहा कि मशरूम है, और तीसरा मैंने कहा टोड स्टूल है। क्या है, टोड स्टूल है, ये भी फंजाई है जो कि जहरीली है, ये जहरीली फंजाई है। ये क्या है, जहरीली फंजाई है। मैंने कहा गेहूं में एक रोग होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेहूं का कीट रोग, गेहूं का कीट रोग यानी कि रस्ट ऑफ व्हीट, ये पक्सिनिया के कारण होता है, पक्सिनिया फंजाई के कारण होता है, पक्सिनिया कवक के कारण होता है। ये जो कीट रोग है ये 3 प्रकार का होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो मेरे तो काम इतने से चल गया कि गेहूं का कीट रोग यानी कि रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय पक्सिनिया फंजाई है। ऐसे ही सरसों का, ब्रेसिका ना, सरसों का सफ़ेद रोली रोग, सफ़ेद रोली रोग, वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड इज कॉज्ड बाय एल्बुगो कैंडिडा
फंजाई के कारण होता है। यहाँ पर कौन सी फंजाई है? एल्बुगो कैंडिडा है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस फंजाई का वाहक कौन है, फैलाता कौन है, कैरियर कौन है? तो आप कमेंट करेंगे कि एल्बुगो कैंडिडा फंजाई है जो सरसों में सफ़ेद रोली रोग करता है। तो इसका वाहक कौन है? ठीक है। और मैंने कहा यीस्ट के बारे में ध्यान रखना है। और यीस्ट का उपयोग ब्रेड बनाने में, ब्रेड प्लस बियर इंडस्ट्री है, यानी कि अल्कोहल प्रोडक्शन में किया जाता है ना। यीस्ट का प्रयोग किया जाता है और यीस्ट का नाम हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। तो ये सारे के सारे काम फंजाई करती है और इसलिए हम कहते हैं कि फंजाई तो विश्वव्यापी है। जैसे कि संतरे का सड़ना है, मशरूम खाने योग्य है, टोर्सड्यूल जहरीली फंजाई है, गेहूं का कीट रोग पक्सिनिया कवक के कारण होता है, सरसों का सफ़ेद रोली रोग एल्बुगो कैंडिडा के कारण होता है, और मोस्ट पॉपुलर फंजाई यीस्ट है जो ब्रेड अथवा बियर बनाने में यूज होती है। एक चीज़ देखिएगा आप, मैंने कहा फंजाई क्या है? आपसे कोई पूछे कि फंजाई क्या है तो हम कह देंगे फंजाई तो यूकैरियोट है। कौन से वाली? मल्टी सेलुलर। मैंने कहा ये बहुकोशिकीय है, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्लस फंजाई क्या है? प्लस मैंने कहा ये फिलामेंटस है, फिलामेंटस फंजाई है। जबकि फंजाई में ये कौन आता है? यीस्ट आता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। बोलिएगा मेरे साथ एक बार, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी आती है। ये जो यीस्ट है ये इसका जस्ट उल्टा है, तो मैं कहूँगा ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक जीव है, प्लस ये नॉन फिलामेंटस है, नॉन फिलामेंटस है। नॉन फिलामेंटस हिंदी में क्या बोलते हो? अतंतुमयी जीव है, ऑर्गेनिज्म है। और इसका क्या हो जाएगा? तंतुमयी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? तंतुमय जीव हो जाएगा। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है कि फंजाई मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है जबकि यीस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि गुरुजी अगर यीस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो फिर आपने इसे प्रोटिस्टा किंगडम में क्यों नहीं रखा? आपने पहले भी तो कुछ ऑर्गेनिज्म को, जैसे एल्गी क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला एल्गी है, वो एल्गी होते हुए भी उन्हें प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया गया है, परंतु यीस्ट भी तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, उसको वहां पर क्यों नहीं रखा गया? उसकी वजह है सेल वॉल। इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, इसलिए हमने कहा कि उसे फंजाई में रखा गया है। जबकि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला की एल्गी एक प्रकार की, उनकी सेल वॉल सेलोस की बनी हुई है। प्रोटिस्टा की शुरू की 3 क्लास जिनकी सेल वॉल मैं कहूँगा कि सेलोस की बनी हुई है, परंतु यूग्लिना फोटोसिंथेटिक है बट उसके पास सेल वॉल नहीं है। उसके पास प्रोटीन की बनी हुई एक पतली लेयर है, उसे पेलिकल कहते हैं। हम वापस लौट के आते हैं फंजाई पर, और फंजाई मल्टीसेलुलर यूकैरियोट प्लस फिलामेंटस है, जबकि यीस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट के साथ साथ नॉन फिलामेंटस है। याद रहेगी बात। अब हम बात करते हैं कि फंजाई का आवास कैसा है। आवास, फंजाई कौन से एरिया में रहना पसंद करती है? आवास है। आवास हम कहेंगे फंजाई को नम प्लस गर्म प्लेस चाहिए। इसको गर्म प्लेस, थोड़ी बहुत नमी होनी चाहिए और थोड़ी बहुत गर्मी होनी चाहिए। ठीक है, तो फंजाई अच्छे से ग्रोथ करती है। आपने देखा होगी कि बारिश के बाद अक्सर गर्मी बढ़ जाती है। बारिश आई है यानी कि पानी आया है, नमी बढ़ गई है, नमी बढ़ गई उसके बाद उमस हो जाती है। हमने बोला उमस मतलब नमी भी है और गर्म भी है। तो ऐसा इन्वायरमेंट फंजाई के लिए फेवरेबल है। ऐसा क्या है? फेवरेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फंजाई में स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी संरचना कैसी है, संरचना की बात करते हैं। मैंने कहा फंजाई की संरचना थ्रेड लाइक संरचना है। थ्रेड समझो, धागे नुमा संरचना है इनकी, धागे नुमा संरचना है इनकी। धागे नुमा संरचना फंजाई की है, जिसे हम हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं?
हाइफी कहते हैं, और हाइफी का समूह है कवक जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कवक जाल। आप तो इंग्लिश वाला याद रखें, माइसीलियम, यही पूछा जाएगा। माइसीलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? माइसीलियम कहा जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि फंजाई की स्ट्रक्चर संरचना हाइफी की तरह होती है, और हाइफी की ग्रुप कवकजाल अथवा माइसीलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? माइसीलियम कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा फंजाई है। क्या है? फंजाई है। फंजाई में बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ये मान लीजिए एक इसके धागे नुमा संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइफी है। ये एक हाइफी है, और हाइफी के अंदर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये जो हाइफी है इसका नाम है सिनोसाइटिक हाइफी है। इसका क्या नाम है? सिनोसाइटिक हाइफी है। मैंने एक बनाई तो हाइफी लिखा, अगर मैं बहुत सारी हाइफी बनाता तो मैं बोलता ये माइसीलियम है। माइसीलियम क्या है? हाइफी का समूह है। माइसीलियम क्या है? हाइफी का ग्रुप है। जब एक साथ मिल जाती है हाइफी तो माइसीलियम बनाती है। तो ये हाइफी कैसी है? मैंने कहा मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुकेंद्रिक है। इसके अंदर देखो बहुत सारे न्यूक्लियस है, बहुत सारे केंद्रक है। तो मैंने कहा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है। मैंने कहा इसमें सेप्टेट नहीं है, देखो सेप्टा नहीं है, तो मैंने कहा ये अपटीय है। क्या है? अपटीय। अपटीय को बोलते हैं एसेप्टेट कहते हैं। इसे क्या बोलते हो? एसेप्टेट है। या तो इसकी संरचना ऐसी हो सकती है, या फिर संरचना इसकी ऐसी हो सकती है। ये देखिएगा ऐसी संरचना हो सकती है। अब देखो इसके अंदर सेप्टा बन गए हैं। क्या बन गए हैं? सेप्टा बन गए हैं। तो मैं कह दूं कि ये जो हाइफी है ये ब्रांच्ड है, यानी कि शाखित है। शाखित हाइफी है। ये कैसी हाइफी है? शाखित हाइफी है, प्लस पटीय है। पटीय बोले तो सेप्टेट है। कैसी है? सेप्टेट है। ये देखो सेप्टा बन गए हैं। ये देखो इनके बीच में क्या बन गए हैं? सेप्टा बन गए हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में। और ये ऐसी ब्रांच आ गई तो हमने कहा ये शाखित है। क्या है? शाखित है। ठीक है। अब देखिएगा ये फंजाई है। फंजाई के हमने आवास के बारे में जाना, संरचना इसके धागे नुमा है, उसे हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, माइसीलियम कहते हैं। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई में नई पॉइंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका। पोषण का तरीका क्या है फंजाई में? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगस। तो मैंने कहा फंगस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 प्रकार का है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? एक तो मैं कह दूं कि जो मरे हुए को खाते हैं, डीकम्पोजर है। क्या है? डीकम्पोजर है। डीकम्पोजर कह सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं सैप्रोफाइटिक कह सकते हैं। सैप्रोफाइटिक फंजाई यानी कि मर्तोपजीवी फंजाई होती है। मर्तोपजीवी फंजाई। और यही क्या होती है? यही फंजाई अपघटक होती है। जो जीव मर जाते हैं, जो जीव मर जाते हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम यही फंजाई करती है। मैंने ये नहीं कहा कि केवल फंजाई ही मर्तोपजीवी होती है। कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो मर्तोपजीवी हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी हो सकते हैं। तो आपको पूछ ही ले कि फंजाई में सबसे अच्छा वाला, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई इज सैप्रोफाइटिक है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सैप्रोफाइटिक है। कुछ फंजाई सहजीवी भी हो सकती है, कुछ फंजाई सिम्बायोटिक भी हो सकती है, और कुछ फंजाई मैंने कहा कि परजीवी भी हो सकती है। जो फंजाई परजीवी होती है वो रोग कारक होती है। वो क्या होती है प्यारे बच्चों? रोग कारक होती है। रोग तो हमारे में हो गया जिस पे परजीवी हो गई, यानी कि फंजाई पादप और जंतु दोनों को रोग कोस करती है। वो तो बेचारी रहने आई थी, न्यूट्रिशन लेने आई थी, उसकी क्या गलती है? रोग हुआ तो हमें हुआ है, गलती हमारी है ना।
तो जो फंजाई परजीवी है वो रोग कारक है। परजीवी बोले तो कौन सी फंजाई परजीवी है? एक तो मैंने कहा एल्बुगो कैंडिडा, अभी बताया मैंने आपको एल्बुगो कैंडिडा, कैंडिडा, ठीक है, सरसों में वाइट रस्ट कोज करती है। दूसरा मैंने कहा पक्सीनिया है बच्चों, क्या है? पक्सीनिया है। ऐसे पिथियम है, आपको याद होगा नर्सरी में सबसे ज्यादा रोग पिथियम फंजाई करती है। एरिसाइपी पोलिगोनी फंजाई है ना। पाउडरी मिल्ड्यू भी लगता है, विल्ट रोग के बताया। पाउडरी मिल्ड्यू में कौन सी लगती है? सोचो, फंगस के थ्रू होता है। डाउनी मिल्ड्यू फंगस के थ्रू होता है कि नहीं? अल्टरनेरिया ब्लाइट वो भी तो फंगस के थ्रू होता है, ठीक है। एक नाम सुनोगा जो बाजरा होता है, या फिर मैं कहूँ जो, हाँ बाजरा है, ग्रीन एयर कोकल डिजीज है, हरित बाली रोग है। मैं कहूँगा मूंगफली का टिक्का डिजीज है। ये रोग किसके द्वारा हो रहे हैं? फंगस के थ्रू हो रहा है। मैंने दो नाम लिख दिए, मतलब कि जो भी फंजाई रोग उत्पन्न करती है वो परजीवी है। मैंने जो रोग बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोग है, हरित बाली रोग है बाजरे का, ठीक है, टिक्का डिजीज है मूंगफली का, ठीक है ना, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, यहाँ पे सर्कोस्पोरा एसिडिकोला फंगस के थ्रू होता है, ठीक है, कोलर रोट डिजीज हो गया, ये सारे के सारे फंगस के थ्रू होता है, ठीक है। बाकी आप एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर में पढ़ ही लोगे, ठीक है। हमारा टारगेट है फूड माइक्रोबायोलॉजी के जो आसपास है उन्हीं को हम टारगेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने लिखा कि जो फंजाई परजीवी है वो एल्बुगो कैंडिडा है। ये लिखा मैंने इसीलिए क्योंकि पहले लिख चुका हूँ मैं, ताकि आपको वापस से रिकॉल हो जाए, याद हो जाए। ये यहाँ पढ़े, फिर कह रहा हूँ चाहे बायो में पढ़े, पढ़ने पड़ेंगे आपको। आगे ये सेप्रोफाइटिक है। ये क्या करते हैं? मर्तोप, जो मर्त जीव है, मर्त जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा मैंने कहा सबसे सामान्य प्रकार का, सबसे सामान्य प्रकार का पोषण है इन फंगस। सबसे सामान्य प्रकार का पोषण, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पोषण ये है। अब सर सहजीवी कहाँ है? सहजीवी नाम सुना होगा आपने, माइकोराइजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइकोराइजा एक नाम सुना होगा आपने। माइको का मतलब ही फंजाई होता है, फंजाई होता है, और राइजा का मतलब जड़ होता है। तो जड़ है, जड़ किसकी? उच्च पादपों की जड़ है, उच्च पादपों की, ठीक है। चाहे वो एंजियो मान लो, थोड़े बहुत जिम्नो मान लो, उनकी जड़ों के साथ ऐसा संबंध फंजाई और उच्च पादपों की जड़ों का, वो माइकोराइजा कहलाता है। सहजीवी का मतलब होता है कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर 100% डिपेंडेंट है। अगर फंजाई मर जाती है किसी कारणवश से, तो ये पादप धीरे धीरे पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की कमी में चला जाएगा और एक दिन ये मर जाएगा। ऐसा ही एक नाम और सुना होगा आपने, लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक माने जाते हैं। लाइकेन किससे बना है? मैं कह दूं कि ये तो फंजाई, कवक प्लस शैवालों का सहजीवी, शैवाल, ठीक है, शैवाल का सहजीवी संबंध है। इन दोनों का संबंध लाइकेन कहलाता है। यानी कि माइकोराइजा फंजाई प्लस जड़ है और लाइकेन फंजाई प्लस शैवाल है। शैवाल क्या है? आपसे पूछ ले कोई कि शैवाल क्या है, हम कहेंगे कि शैवाल क्या है? लोअर प्लांट है, निम्न पादप है। क्या है? निम्न पादप है। बच्चों कर लोगे ये सब याद, पक्की बात है। आगे चलिएगा, कवक के जनन के बारे में बात करते हैं। कवकों में जनन यानी कि फंगस में जनन, कवकों में जनन की बात करते हैं। मैंने कहा जनन इनमें कायिक जनन भी होता है। पहला मैंने लिखा कि इनके अंदर पाया जाता है कायिक जनन है, और दूसरा मैंने कहा इनमें पाया जाता है अलैंगिक जनन है, और तीसरा मैंने कहा इनमें पाया जाता है लैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन, दूसरा मैंने कहा अलैंगिक जनन, और तीसरा मैंने कहा लैंगिक जनन है। कायिक जनन, पहला मैंने कहा कि कायिक जनन फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि फ्यूजन हो सकता है, और तीसरा मैंने कहा कि इसमें बडिंग हो सकता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बडिंग है, क्योंकि बडिंग किस में पाया जाता है? यीस्ट में पाया जाता है, जो एक कोशिकीय फंगस है। सुनते रहे आप अच्छे से, थोड़ा स्पीड जरूर है, अच्छे से फोकस करें कि मैंने कहा कवकों में जनन 3 प्रकार का है, एक तो कायिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन और तीसरा मैंने कहा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन हो गया। ठीक है, ये आपके सामने है। कायिक जनन आगे फिर से 3 प्रकार का है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग है। बडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किस में पाया जाता है? फंगस में, सॉरी यीस्ट है, यीस्ट भी क्या फंगस है, यीस्ट में देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन सर किस में होगा? अलैंगिक जनन देखिएगा, सभी फंजाई वैसे तो अलैंगिक जनन करती है, हम तो वो बोलेंगे कि अलैंगिक जनन में बनेंगे स्पोर, वो ध्यान रखना है। अलैंगिक स्पोर के बारे में ध्यान रखना है, पूछ लिया जा सकता है कि अलैंगिक स्पोर कौन कौन से हैं। एक तो मैंने कहा कि अलैंगिक स्पोर कोनिडिया है, क्या है प्यारे बच्चों? कोनिडिया है। दूसरा मैंने कहा जूस्पोर है, क्या बोला? जूस्पोर है। और एक मैंने बोला स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियो स्पोर है, क्या है? स्पोरेंजियो स्पोर है। इंपॉर्टेंट, कोनिडिया, जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर तीनों के तीनों अलैंगिक स्पोर है। तो लैंगिक जनन क्या होता है? मैंने कहा लैंगिक जनन वो होता है जहां पर जाइगोट का निर्माण हो। क्या हो? जाइगोट का निर्माण हो। अब जाइगोट का निर्माण किससे होता है? जाइगोट का निर्माण किससे होता है? युग्मकों के संलयन से, युग्मकों के संलयन से होता है। पक्की बात है, ये ध्यान रख लोगे। तो मैंने कहा कि लैंगिक जनन जाइगोट का निर्माण होना चाहिए, यानी कि गैमेट्स का निर्माण होना चाहिए। अलैंगिक स्पोर 3 प्रकार के हैं, कोनिडिया है, जूस्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बडिंग, और बडिंग में कौन देखने को मिलता है? यीस्ट में। कहाँ पर? यीस्ट में देखने को मिलता है। अब देखिएगा लैंगिक जनन में, आगे बढ़ा रहे हैं। लैंगिक जनन में 3 स्टेप है। कितने स्टेप है? 3 स्टेप है। इसमें 3 पद है बच्चों। लैंगिक जनन में 3 पद है। कौन कौन से? पहले पद का नाम है प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी है। दूसरा मैंने कहा कैरियोगेमी है, कैरियोगेमी है। और तीसरा मैंने कहा कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि मियोसिस होगा, न्यूनकारी विभाजन होगा। अलैंगिक जनन है। तो बात करते हैं हम लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन का सबसे पहला स्टेप का नाम क्या है? प्लाज्मोगेमी है, प्लाज्मोगेमी है। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है? युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन, युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन है। जैसे कि ये मैंने कहा कोई गैमीट हैप्लॉइड होता है, गैमीट्स, एक ये मैंने कहा गैमीट्स है। इन दोनों में क्या हो गया? प्लाज्मोगेमी। क्या हो गया? प्लाज्मोगेमी। और अब गैमीट क्या हो गए? गैमीट दोनों मिल गए। अब देखो ऐसे गैमीट मिल गए तो मैंने कहा कि ये यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर देखिएगा कि मैंने कहा कि अब दोनों गैमेट्स का प्रोटोप्लाज्म का संलयन हो चुका है। तो अब देखो प्रोटोप्लाज्म मिला तो एक सेल के अंदर क्या हुआ? एक सेल के अंदर क्या हुआ कि भैया एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए। स्वाभाविक सी बात है कि ये रहा एक न्यूक्लियस ये रहा, दोनों को प्रोटोप्लाज्म मिला तो एक सेल में 2 केंद्रक हो गए, तो हम कहेंगे डाइकैरियोन अवस्था, डाइकैरियोन प्रोफेज, डाइकैरियोन प्रोफेज है। क्या है बच्चों? फेज है। ठीक है, प्रावस्था है। 2 नंबर हम कहेंगे कैरियोगेमी। क्या बोलते हो? कैरियोगेमी कहते हैं। कैरियोगेमी में क्या होगा कि जाइगोट का निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। यानी कि ये स्ट्रक्चर है डाइकैरियोन, डाइकैरियोन फेज है और इसके अंदर हो गया कैरियोगेमी। क्या हो गया? कैरियोगेमी। और क्या बन जाएगा?
जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट। और इस जाइगोट को कहेंगे यहाँ पर जाइगोस्पोर। क्या कहेंगे यहाँ पर? जाइगोस्पोर कहेंगे। ठीक है, डिप्लॉयड होगा। और 3 नंबर क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस, असूत्री विभाजन होगा। यानी कि जाइगोट या जाइगोस्पोर डिप्लॉयड है, उसमें होगा मियोसिस, और इसमें मियोसिस होने के बाद स्पोर बन जाएगा। और इस स्पोर को क्या बोलेंगे? इन स्पोर को क्या बोलेंगे? लैंगिक स्पोर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? लैंगिक स्पोर बोलेंगे। ठीक है, लैंगिक स्पोर बोलेंगे। एक चीज नोटिस करो आप, मैंने कहा यहाँ पर जाइगोस्पोर बना है और पहले मैंने एक नाम लिखा है मिलता जुलता, जूस्पोर। यहाँ पर जूस्पोर लिखा है। क्या लिखा है? जूस्पोर। और वहाँ जाइगोट का दूसरा नाम क्या है? जाइगोस्पोर है। क्या नाम है? जाइगोस्पोर है। ठीक है, अब देखिए आगे स्पोर की बात करते हैं। अब देखो स्पोर है वो एक्सोजिनस भी हो सकता है और एंडोजिनस भी हो सकता है, वो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है स्पोर भी। तो अगर वो मोटाइल है उसके पास फ्लैजिला है और उसका नाम होगा जूस्पोर। अगर वो नॉन मोटाइल है तो उसका नाम होगा अप्लेनोस्पोर। तो किसी कवर के अंदर भी बन सकते हैं। तो मैंने कहा अंदर बना तो एंडोजिनस, अगर बाहर बना तो एक्सोजिनस। क्लियर है? सिंपल सी बात है, कोई याद करने वाली बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। नया हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस यानी कि फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की बात करते हैं। तो मैंने कहा फंजाई 2 प्रकार की होती है। एक तो मैंने कहा कि वो फंजाई जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है या फिर उनमें आज तक कभी खोजा ही नहीं गया। तो मैंने कहा एक तो वो फंजाई और एक वो जिनके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट, वो फंजाई है। तो ये आपके उधर एग्रोनॉमी में भी काम आएगी और यहाँ भी काम आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। एक तो मैंने कहा कि वो फंजाई जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि एक वो जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, यानी कि लैंगिक जनन अनुपस्थित हो। एक तो वो फंजाई है और एक तो मैंने कहा वो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, एक तो वो होगी। अब लैंगिक जनन अनुपस्थित है उसको कहा जाता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। माइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है, उसे क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज है। तो वो एक क्लास फंजाई की जिसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज है। एक तो वो जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। ये भी 2 प्रकार की है। इसमें भी कहा जाता है एक तो लोअर फंजाई यानी कि निम्न फंजाई है, लोअर फंजाई है, और दूसरा कहा जाता है कि उसके अंदर हायर फंजाई है, हायर फंजाई। और फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। अब देखिएगा हम बात करेंगे लोअर फंजाई की। पहले लोअर फंजाई में आता है फाइकोमाइसेटिस। फाइकोमाइसेटिस कोई जानता है क्या सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। इसलिए इन्हें एल्गल फंजाई भी कहा जाता है। एल्गल फंजाई यानी कि शैवालीय कवक भी कहा जाता है। ये वो फंजाई है जो पानी में भी रह सकती है। फाइकोमाइसेटिस पानी में रह सकती है। याद है पिथियम नर्सरी रोग करता है, आद्रगलन बोलते हैं शायद उसे, है ना, जड़ों को खराब कर देता है, ज़्यादा पानी के कांटेक्ट में रहता है। तो यानी कि जो पानी में रहता है, पानी में जाके रोग कोज कर देता है, वो पिथियम है। और ये वही फंजाई है एल्गल फंजाई, और एल्गी पानी में रहती है। तो मिलता जुलता नाम है फाइकोमाइसेटिस, सोच समझ के नाम रखा गया है। तो इनका दूसरा नाम एल्गल फंजाई है तो नाम आ गया फाइकोमाइसेटिस है, लोअर फंजाई है। लोअर फंजाई क्यों कहा? क्योंकि इनकी जो हाइफी है ना, हाइफी याद आया, हाइफी का ग्रुप माइसीलियम कहलाता है।
इनकी हाइफी अपटीय है, असप्टेट है, अपटीय है, इसलिए बोला। और जो बाद में आई फंजाई उनकी हाइफी कैसे हो गई बच्चों, उल्टा कर देंगे, करो उल्टा, तो क्या हो जाएगा अपटीय का पटीय कर देंगे, सेप्टेट कर देंगे। इसमें कितनी क्लास आ गई फिर, दो। कौन कौन सी, एक को बोला एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज कहते हैं, ठीक है, जिसे सैक फंजाई भी कहते हैं, सैक फंजाई। और दूसरी कौन सी आ गई, बेसिडियो, बेसिडियो फंजाई, है ना, माइसिटीज हो गई, माइसिटीज, बेसिडियो माइसिटीज फंजाई हो गई। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हमें यही पढ़ना है हल्का हल्का, ठीक है। तो याद कर लो कितनी बातें, पक्की बात है। चले फिर आगे एक बार देख लीजिएगा। हाँ चले बच्चों, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस है, लैंगिक जनन अनुपस्थित है उसे ड्यूटेरोमाइसिटीज कहते हैं, और जिनमें सेक्सो रिप्रोडक्शन उपस्थित है उसे लोअर फंजाई कहते हैं। हायर फंजाई हो गया, लोअर फंजाई में फाइकोमाइसिटीज है। अब इनके एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, जैसे इसमें मैं बात करूं, एक तो अल्टरनेरिया है, एक ट्राइकोडर्मा है, एक कोलिकोट्राइकम है। कोलिकोट्राइकम याद तो करने पड़ेंगे, देखो अल्टरनेरिया आलू से संबंधित है, याद हो तो, है ना, अगेती अंगमारी है आलू की, ठीक है। रेड रोज ऑफ शुगर केन कोज करता है। ट्राइकोडर्मा खनिज चक्रण में सहायता कर सकता है। फाइकोमाइसिटीज में आएगा एल्बुगो कैंडिडा, सरसों में सफ़ेद रोली रोग, चाहे यहाँ पढ़ लो चाहे वहाँ आप क्रॉप में पढ़ लेना, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। आप सोचते होंगे कि यार हमने भी पेपर दिया और साथ वाले ने पेपर दिया, उनका इतना नंबर कैसे आया। देखो उन्हें ढेर सारा नॉलेज हो जाता है, जब वो ऑप्शन पढ़ते ना तो ना भी आए तो भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि दो ऑप्शन तो वैसे ही काट देते हैं देख के, है ना। उनको फीलिंग आ जाती है पढ़ते हुए कि यार ये क्वेश्चन सही होगा, इसका आंसर तो यही जाएगा। यही डिफरेंस होता है, उन्हें कोई एक्स्ट्रा थोड़ी होता है, तो वो ऐसे ही डील करते हैं क्वेश्चनों को। हम कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन डील क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें याद ही नहीं है कुछ, खोपड़े में तो कुछ है ही नहीं। हमने पढ़ाई 50% सिलेबस है, 50 में से याद रहा हमें 40%, एग्जाम में गए तब 10% और भूल गए, याद ही कम आता है वहाँ। तो यही चक्कर है कि हमारे क्वेश्चन नेगेटिव हो जाते हैं। वो कहते हैं ना अधूरा ज्ञान ज़्यादा खराब करता है, इससे अच्छा तो पता ही ना, वही ठीक है। पूरा डिटेल से करा रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो कहीं भी। आप चाहे कंपेरिजन कर लेना, ये जो क्लासिफिकेशन करवाया जा रहा है फूड माइक्रोबायोलॉजी में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा कहीं भी, पूरे राजस्थान में देख लेना, ये हम ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। हमें पता है कि हम जब मोल्ड और यीस्ट करवाएंगे तो उसको जानने से पहले कम से कम क्लासिफिकेशन तो पता हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें फालतू में पढ़ा दिया, अरे फालतू में नहीं पढ़ाया, अगर तुम यहाँ ना पढ़ोगे तो बायो में पढ़ लोगे वहाँ, तो आपका तो फायदा ही हुआ ना, 2 बार पढ़ लिया, सही है कि नहीं है। चले फिर आगे, लिख लिया होगा, एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हाँ ढेर सारा पढ़ा दिया आज हमने। यहाँ से स्टार्ट किया है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, और माइकोलॉजी का इंडियन फादर बटलर है। विषमपोषी जीव यानी कि फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेगा। कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन है, और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी, और काइटिन नाक का पॉलीमर है एन एसिटाइल, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है, ठीक है। वर्णक अणु यानी कि इसमें अनुपस्थित होते हैं, क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड जेंथोफिल्स वगैरह वगैरह इसमें एब्सेंट होते हैं। उसके बाद में देखा कि विश्वव्यापी है। ध्यान रखना गेहूं का कीट रोग, है ना, पैक्सीनिया कवक के द्वारा, और सरसों का सफ़ेद रोली रोग एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा। यीस्ट का प्रयोग ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है। आगे देखिएगा, आगे मैंने फंजाई बताया मल्टी सेलुलर है, परंतु यीस्ट यूनिसेलुलर है। आवास गर्म एंड नम स्थान है। कवकों की संरचना धागेनुमा होती है जिसे हम हाइफी कहते हैं, और हाइफी का समूह यानी कि जाल माइसीलियम कहलाता है। इंपॉर्टेंट, माइसीलियम कहलाता है। इनकी संरचना 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो मैंने कहा कि सिनोसाइटिक हाइफी है, और दूसरा मैंने कहा शाखित है हाइफी है, साथ ही साथ वो पटीय है।
फिर मैंने आपको बताया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 प्रकार का, सैप्रोफाइटिक यानी कि अपघटक है, जो मृत जीवों से पोषण लेता है वो सैप्रोफाइटिक अथवा डिकम्पोजर्स कहलाता है। सहजीवी फंजाई हो सकती है, जो सहजीवी फंजाई होती है उनका वंश ग्लोमस होता है। इनका वंश क्या होता है बच्चों? ग्लोमस। इनका वंश ग्लोमस, ग्लोमस वंश से संबंधित होती है। और परजीवी फंजाई वो होती है जो रोग कोस करती है। क्या करती है? डिजीज कोस करती है, उसे कहते हैं हम। हाँ, आगे देखिएगा। आगे मैंने जनन बताया कवकों में, बर्डिंग ईस्ट में है, एलैंगिक स्पोर ध्यान में रखना है, कोनिडिया है, जूस्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर है, इनको ध्यान में रखने का। ठीक है। फिर मैंने कहा लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में 3 पद होते हैं। पहला मैंने कहा प्लाज्मोगेमी, दूसरा मैंने कहा कैरियोगेमी, और तीसरा मैंने कहा मियोसिस है। ठीक है। जाइगोट में आगे मियोसिस होके क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, एक तो अलैंगिक जनन करती हैं ओनली, यानी कि लैंगिक जनन होता नहीं है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, और दूसरा मैंने कहा कि वो फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फाइकोमाइसिटीज जिन्हें एल्गल फंजाई, दूसरा मैंने कहा कि एस्कोमाइसिटीज, और तीसरा मैंने कहा बेसिडियोमाइसिटीज है। चलिएगा आगे। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले पहली क्लास जिसका नाम फाइकोमाइसिटीज है। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज फंजाई है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये फंजाई रहती कहाँ पर है, यानी कि इनका आवास क्या है। आवास मैंने कहा कि ये सैप्रोफाइटिक होती है, सैप्रोफाइटिक होती है। सैप्रोफाइटिक यानी कि सड़ी गली गीली लकड़ियों पर वृद्धि करती है। सही बात है, इन पर वृद्धि करती है। मतलब फंजाई होगी तो वो 99% सैप्रोफाइटिक तो होगी ही होगी। ये वाटर में देखने को मिल सकती है, पानी के अंदर रह सकती है, वाटर के अंदर देखने को मिल सकती है। और तीसरा मैंने कहा यह ऑब्लिगेट फंजाई है। ऑब्लिगेट फंजाई बोले तो इनके पास कोई विकल्प नहीं होता है, तो मैंने कहा अविकल्पी फंजाई है, अविकल्पी पैरासाइट है, पैरासाइट है। वायरस भी ऑब्लिगेट यानी कि अविकल्पी परजीवी है, यानी कि इनके पास देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि मैं बात करूं फाइकोमाइसिटीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि पानी और सैप्रोफाइटिक नेचर की है, तो यहीं पर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। 2 नंबर, आवास के बाद मैंने कहा संरचना कैसी है इनकी। संरचना वही सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, इनकी हाइफी ऐसे है, सिनोसाइटिक हाइफी है, सिनोसाइटिक हाइफी है। सर ये तो सिनोसाइटिक है तो इसका मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बिल्कुल हाँ न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और क्या बोल सकते हो? अशाखित है, अशाखित है। हाइफी का ग्रुप माइसीलियम कहलाता है। उसके बाद पोषण की बात करते हैं। पोषण मैंने कहा 3 प्रकार का पोषण पाया जाता है, 3 प्रकार का पोषण पाया जाता है। ठीक है। हाँ, 3 प्रकार का पोषण कौन कौन सा? एक तो मैंने कहा सैप्रोफाइटिक है, और दूसरा मैंने कहा सिम्बायोटिक है, सहजीवी है। देखो मैं हिंदी साथ में बोल रहा हूँ। और तीसरा मैं कहूँगा पैरासिटिक है। कौन सा है? पैरासिटिक है। ठीक है। 3 प्रकार के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। और पोषण के बाद हम बात करेंगे इनमें जनन की। पहले मैंने बात किया जनन, जनन भी 3 प्रकार का है। जनन 3 प्रकार का है। पहला कौन सा बच्चों? अलैंगिक जनन। कायिक लिख लेते हैं, कायिक, पहले कायिक लिख लेते हैं। मैंने कहा कि कायिक जनन है। कायिक जनन 3 प्रकार का। कौन कौन सा? मैंने कहा फ्रैगमेंटेशन, दूसरा मैंने कहा फिजन,
और तीसरा मैंने कहा बडिंग है। कॉमन सेंस की बातें बच्चों पढ़ा चुका हूँ पहले। जनन पहला हो गया, दूसरा मैंने कहा अगर ये ए नंबर है तो मैं कह दूं बी नंबर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन, अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने कहा माइसीलियम आएगी। ये माइसीलियम, इसका नाम है माइसीलियम। ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम ग्रो करके क्या बनाएगी, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी। यानी कि ये माइसीलियम और माइसीलियम के ऊपर क्या बन गया, इनको बोलते हैं फलनकाय। फलनकाय, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फलनकाय के बिना स्पोर बन ही नहीं सकते। फलनकाय के बिना स्पोर बन ही नहीं सकते हैं। अगर स्पोर बनाने हैं तो फलनकाय बनाना पड़ेगा। फलनकाय आगे क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। यानी कि ये माइसीलियम और माइसीलियम पर इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं कह दूं फलनकाय, और इसके ऊपर स्पोरेंजियो कवर बनता है। कवर, कवर के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। ये देखो, ये स्पोर बन गए, ये इसके अंदर स्पोर बन गए हैं। तो मैंने कहा ये क्या है बच्चों, एंडोजीनस, अंतरजातीय, अंतरजातीय, यानी कि एंडोजीनस, एंडोजीनस स्पोर बने हैं। एंडोजीनस स्पोर बने हैं, अंतरजातीय स्पोर बन गए। और स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो मैंने कहा ये स्पोर बन गए, अंतरजातीय बने हैं। आपसे क्या क्वेश्चन बनेगा सर, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे पूछेगा कि फाइकोमाइसेटीज वर्ग की फंजाई में अलैंगिक स्पोर, अलैंगिक स्पोर अंतरजातीय है बहिर्जातीय है, हम कहेंगे अंतरजातीय है। कैसे है, अंतरजातीय है। तो सर अब लैंगिक जनन करके दिखाइए। फंजाई का 2 नंबर लैंगिक जनन की बात करते हैं। लैंगिक जनन में 3 पद होते हैं, वही बातें सेम वही है। लैंगिक जनन करेंगे तो हम कहेंगे गैमीट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले वही माइसीलियम आया। क्या आया, माइसीलियम। ये लो, एम का मतलब माइसीलियम है, लो पूरा लिख दिया। तो फिर ये भी क्या है, ये भी माइसीलियम है, माइसीलियम। तो माइसीलियम आगे क्या बनाएगा, गैमीट्स बनाएगा। क्या बनाएगा, गैमीट्स। ये गैमीट्स बन गए। तो अब गैमीट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। उस फ्यूजन को क्या कहेंगे, प्लाज्मोगेमी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लाज्मोगेमी। तो मैंने कहा प्लाज्मोगेमी और प्लाज्मोगेमी के साथ साथ हैंड टू हैंड क्या हो जाएगा, कैरियोगेमी। क्या हो जाएगा, कैरियोगेमी। यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर क्या बन गया, जाइगोट बन गया। 2n स्ट्रक्चर बनी जिसे हमने क्या बोला, जाइगोट। और जाइगोट का दूसरा नाम जाइगोस्पोर है, जाइगोस्पोर कहते हैं। मोटी भित्ति युक्त होता है ये, जाइगोस्पोर बन गया। अब देखो जाइगोस्पोर बना है ना, तो अब क्या कर देंगे लास्ट में, मियोसिस। यानी कि जाइगोट में मियोसिस होके क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्पोर। ये लो, ये स्पोर बन गया। ये लैंगिक स्पोर भी कैसा बना है, अंतरजातीय। कैसा बना है, एंडोजीनस, अंतरजातीय स्पोर बन गया। अंतरजातीय स्पोर बन गया जो हैप्लॉइड है, अंतरजातीय स्पोर बन गया। यानी कि इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, सार लिख रहा हूं, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज का चाहे वो लैंगिक स्पोर हो, चाहे वो अलैंगिक स्पोर हो, चाहे वो लैंगिक स्पोर हो, चाहे वो अलैंगिक स्पोर हो, एसेक्सुअल स्पोर हो, कोई सा भी स्पोर हो, दोनों के दोनों क्या है, अंतरजातीय है। दोनों के दोनों क्या है, अंतरजातीय है। इंपॉर्टेंट बात है, दोनों के दोनों क्या है, अंतरजातीय। फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर है फंगस के, उनमें लैंगिक स्पोर हो चाहे अलैंगिक स्पोर, दोनों के दोनों क्या है, अंतरजातीय है। क्या है प्यारे बच्चों, अंतरजातीय है। कर लोगे याद, पक्की बात है। आगे देखिएगा उदाहरण, क्या है उदाहरण, किसके, फाइकोमाइसिटीज के उदाहरण। पहला मैंने कहा इसमें एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा क्या करता है, एल्बुगो कैंडिडा। दूसरा मैंने कहा
राइजोपस, राइजोपस, ठीक है। या फिर इसको कहते हैं ब्रेड मोल्ड। याद आया, फंजाई में हम दो क्लास पढ़ेंगे, एक तो मोल्ड और दूसरी यीस्ट है। तीसरा म्यूकर लिख सकते हैं हम, म्यूकर ना लिख के हम लिखेंगे फाइटोफथेरा, फाइटोफथेरा या फतेरा जो भी है, फाइटोफथेरा। इन्फर्टेंस, इन पर या फर टेंस, इन्फर्टेंस, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। अब ये तीन एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं ये? एल्बुगो कैंडिडा वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड करता है। ये डिजीज का नाम है वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, कॉज्ड बाय एल्बुगो कैंडिडा फंजाई है। ये राइजोपस क्या करता है? ये रोटी को खराब करता है, सड़ाने का काम करता है, ब्रेड वगैरह वो सब सड़ जाते हैं। ये फाइटोफथेरा इन्फर्टेंस क्या करता है? एक और होता है अल्टरनेरिया। क्या है? अल्टरनेरिया। ये फाइटोफथेरा आलू की पछेती अंगमारी कोस करता है। अंगमारी, आलू की पछेती अंगमारी, याद है क्या? आयरलैंड के अंदर इसी की वजह से 1841 में अकाल पड़ा था, फैमिन आया था। आयरलैंड में आलू की खेती खराब होने से क्या हुआ था? वहां अकाल पड़ा था। वो यही फंगस था, फाइटोफथेरा इन्फर्टेंस। तो ध्यान रख लोगे। एक और अल्टरनेरिया ऐसे है अगेती अंगमारी, ये पैसे पिछेती अंगमारी है, कर लोगे याद। यहां पर फाइकोमाइसिटिस कंप्लीट हो जाता है, फाइकोमाइसिटिस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अब बची है तीन क्लास। कौन कौन सी? एस्कोमाइसिटिस कह दूं मैं, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। लगभग आधे घंटे में हम कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा वायरस के बारे में डिस्कस कर लेंगे और फिर वापस हम लौटेंगे हमारे वो जो शुरू में आपको मैंने टॉपिक्स बताए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कोई लंबा बड़ा टॉपिक नहीं है, जो टाइम लग रहा है यहीं पर लग रहा है। कितनी हेडिंग थी उस दिन? 10 एक हेडिंग थी। अगर रोज की हम एक हेडिंग भी पढ़ेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर दिया? 10 और 5-7 दिन, ये मान लो 20 दिन में माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट। प्लस याद भी करते रहें। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, करवाने में चाहे 2 दिन लग के दिन रात करवा दें आपको, जब आपको याद ही नहीं होगा फिर क्या मतलब? थोड़ा पढ़े, अच्छा पढ़े, ठीक है। तो ये देखिएगा एक बार फंगस को। हाँ, ये मैंने कहा सबसे पहले आवास इंपॉर्टेंट है भैया, ऑब्लिगेट फंजाई है। संरचना देखिए बिल्कुल सिंपल सी है, ऐसा की तरह सिनोसाइटिक है। उसके बाद में पोषण बताया, तीनों प्रकार का है, तीनों प्रकार का पोषण, जनन तीनों प्रकार का, एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल, स्पोरो दोनों के दोनों अंतरजातीय हैं। यानी कि फाइकोमाइसिटिस में दोनों प्रकार के स्पोर क्या है? अंतरजातीय हैं। और लास्ट बात मैंने बताया एग्जाम्पल्स याद रखने भाई, एल्बुगो कैंडिडा, वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, और 3 नंबर फाइटोफथेरा इन्फर्टेंस यानी कि आलू की पिछेती अंगमारी। तो आलू की अगेती अंगमारी कौन कोस करता है? अगेती अंगमारी कौन कोस करता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है, ध्यान रख लोगे बच्चों। तो बढ़िया पढ़ते रहें और ट्रिक्स वाले के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।